बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स। ओके सर, क्या हुआ? एग्जाम्स की डेट आ गई है यार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर, आप हंस रहे हैं हमारे ऊपर। सर दैट इज़ नॉट फेयर। जी जी बेटा, मैं हंस नहीं रहा, मैं खुश हो रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार देखो आपके हाँ हाँ ओके यार साहब, सीरियस सीरियस। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके इम्तिहान का सिलसिला आ चुका है। पूरे 2 साल तुम लोगों ने अय्याशी की है, 2 साल तो अब आ गया जनाब। जून स्टार्ट हो चुका है और आज ये आई गेस 29 मई है। जी मैं आज अपना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये अगले वीक में ऑफ कोर्स जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप लोगों के लिए इन वीडियो लेक्चर्स ने इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होना है। डिटर्मिनेशन के साथ ये टाइम स्पेंड करो, अपनी स्टडीज़ के ऊपर प्लान करो। आपका एक एक लम्हा, एक एक वक्त कीमती है। साथ साथ आप लोगों को एंटी टेस्ट के हवाले से भी मोटिवेशन जो है वो मैं देता रहा हूँ और आगे जैसे ही आप लोग अपने टेस्ट वगैरह देने के लिए आओगे, आप लोगों से क्लासेस में भी मुलाकात मैं खुद आकर के करूँगा। आप लोगों के एंटी टेस्ट के हवाले से भी आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू पीपल। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद शुएब अनवर। और इंशाल्लाह ताला ये जो अभी मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ ये तो रट्टे वाला है, इसमें एज सच कोई बात ख़ास समझाने वाली नहीं है। अपने क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ है। ये है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का आप लोगों ने जो है ये लेक्चर जो है वो तैयार करना है, जिसमें आप लोग क्या देखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग जनाबे वाली बोरेक्स के एक्वियस सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों है, इफ़ेक्ट ऑन लिटमस क्या है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आपके पास पेयरिंग स्कीम उम्मीद है आ चुकी होगी, जो एक्यूरेट वाली है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो ही और शी कैन इनबॉक्स मी एंड आई विल डेफिनेटली सेंड। वैसे तो आपको पता है कि मुझसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास होती हैं, जंगल में आग की तरह फैला देती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो आई विल प्रोवाइड इट। या आप किसी भी फेसबुक वगैरह का जो ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं नॉलेज के लिए, उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी मौजूद है। बल्कि मैं अपने पेज फेसबुक पेज पर अपलोड भी कर दूँगा, जो शुएब द केमिस्ट्री गुरु के नाम से, आप वहाँ से भी ले लीजिएगा। ओके, सो एक्वियस सॉल्यूशन बोरेक्स का अल्कलाइन क्यों है? बोरेक्स का एक्वियस सॉल्यूशन अल्कलाइन होने की वजह क्या है? हम सिंपली इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है, खुद ही पता चल जाएगा। ये लिटमस पेपर का इफेक्ट ये इस नाम से भी आ चुका है और बड़ी दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बोरेक्स को उठाते हैं Na2B4O7, जिसको सोडियम टेट्राबोरेट का नाम भी दिया जाता है, सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें देखने को मिलता है NaOH और साथ में H3BO3 यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड। नाम लाजमी आप लोगों ने लिखने, जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम है वहाँ यहाँ पर भी नाम लिखना आप लोगों ने। बोरेक्स बैलेंस करने के लिए 2 NaOH लगा देते हैं, 4 ये लगा देते हैं और 7 H2O लगा दूँ तो काम चल जाएगा। 4 3 12 और 2 14, 7 और 7 14। ओके हो गया जी, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये बोरेक्स है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वो ऑर्थोबोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये रहा ऑर्थोबोरिक एसिड। लो जी, आप लोगों के सामने जब ये इक्वेशन लिखी गई है और बैलेंस होगी, फिर आप लोगों ने कहना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑर्थोबोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो सॉल्यूशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बेस ओवरऑल अल्कलाइन होगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों होगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मौजूद जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं वो पीएच को इंक्रीज कर देंगे और बाकायदा तौर पर ये लिखने के बाद, इक्वेशन लिखने के बाद, आप इसके अंदर वो आयंस वाला भी लिख सकते हैं, जो बोरेक्स की आयोनाइजेशन वाला रिएक्शन आप वो भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन असल रिएक्शन ये है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी आप कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस
pH ग्रेटर देन 7 होगी, यानी कि pH जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 7 से, जो कि अल्कलाइन pH कहलाती है। एक तो ये लाइन होगी। फिर आप अगली बात भी लिख सकते हैं इसमें, जो हिट करने वाली बात है नोट के साथ, लिटमस पेपर पर इफेक्ट। तो आपको पता है जैसा कि ये हमारे पास एक बेस है, और अगर आपके पास एसिड हो तो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और अगर बेस हो तो रेड को ब्लू कर देती है। ये बेस और एसिड के अंदर एक सिंपल जो है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो टर्न्स रेड इनटू ब्लू। तो लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि बोरेक्स के अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, रेड ना भी लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो टर्न लिटमस पेपर ब्लू। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीएच वाला पॉइंट, लिटमस वाला पॉइंट, इक्वेशन बैलेंस्ड। और अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल देखना चाहेंगे तो आप इसमें वो बोरेक्स का जो आयोनाइजेशन वाला रिएक्शन है वो भी लिख सकते हैं, जिसमें ये आयन्स बना रहा है बाकायदा तौर पर, और हाइड्रोक्सिल आयन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, आयनाइजेशन के साथ भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। लो जी, ये तो हो गया डन। उसके बाद ये रिएक्शन आप लोगों ने लाजमी करना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। NaOH के साथ ऑर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन और इथाइल अल्कोहल। अब जब ऑर्थोबोरिक एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो देखो सीधा सीधा बोरेक्स बन जाएगा। तो बोरेक्स की प्रेपरेशन के अंदर भी ये रिएक्शन मौजूद है, और ये इथाइल बोरेट्स वगैरह की प्रेपरेशन के अंदर भी मौजूद है। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों ने याद रख लेना। यूजेस ऑफ बोरेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आए हैं, तो आप लोगों ने इनको भी रटा शटा लगा लेना है। यहाँ पे ढेर लगा हुआ है यूजेस ऑफ बोरेक्स का, तो मैं इनको बोलना नहीं चाहता। इसी तरह यहाँ पे देखें, आपको रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम्स तैयार करने अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पर एल्यूमिनियम का एसिड्स एंड बेसिस के साथ रिएक्शन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज़ किया जाता है। थर्माइट प्रोसेस के अंदर जब मेटलर्जी करवाई जाती है ऑब्टेन करने के लिए आयरन वगैरह को, तो एल्यूमिनियम मेटल ऐड करते हैं, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बबल्स जो होते हैं उनको, यानी कि एंट्रैप्ड एयर को अपने साथ रिएक्शन करवा कर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बना लेते हैं। तो एयर बबल्स रिमूव करने के लिए ये रिएक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ एयर बबल्स ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा इस तरह के जितने रट्टा बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो तो ऑफ कोर्स आप लोग कर रहे होगे। ये एंड पे आपको करवाता हूँ ये मोनोबेसिक एसिड क्यों है, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। और इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड आपको पता है वो ऑर्थो बोरिक एसिड पे टेट्रा और फिर पायरो वगैरह में कन्वर्ट होता है 100, 140 एंड रेड हॉट टेम्परेचर, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप लोगों को पहले जो मेटाबोरिक एसिड मिलता है, फिर टेट्रा मिलता है और फिर बोरिक एनहाइड्राइड मिलता है। रिएक्शन कर लोगे ना, बुक में पढ़े हुए, यहाँ पे इन रिएक्शंस को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बोरिक एसिड है वो हमारे पास ऑर्थो बोरिक एसिड है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है वो भी ऑर्थो बोरिक एसिड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप लोग अच्छे तरीके से ज़हन में रख सकते हैं। खैर, यहाँ पे आप लोगों के पास रिएक्शंस के हवाले से मैंने बात बता दिया, यूजेस के हवाले से बता दिया। एल्यूमिनियम के बड़े बड़े इंटरेस्टिंग यूजेस हैं, ये ऑयल टैंकर्स वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, ये मिल्क टैंकर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। ये जो रेडिएशंस एनर्जी है इनका बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर है। जैसा कि आपको पता है एल्यूमिनियम के जो फॉइल्स होते हैं, वर्क जो होते हैं, वो खाना पकाने के बाद ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि अंदर की जो हीट होती है वो उसको रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रखता है और बाहर से मज़ीद हीट को भी नहीं जाने देता, या ठंड को भी नहीं जाने देता। तो इसलिए ऑयल टैंकर्स वगैरह के अंदर इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो बाहर की हीट की वजह से अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो या दूध वगैरह भी ख़राब ना हो। तो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्टर है रेडिएशंस का, लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर भी है। इसकी इंटरेस्टिंग खूबी है, रडार सिस्टम को जैम करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को अगर रैप करके आप रख देते हैं
एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर, तो आपके सिग्नल्स नहीं आएंगे क्योंकि ये रेडिएशन एनर्जी का रिफ्लेक्टर है। ये बड़ा मज़ेदार सीन था, आप घर में टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। लो जी, बोरेक्स इंपॉर्टेंट यूजेस के बाद बोरेक्स बीड टेस्ट निहायत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसमें बाकायदा तौर पर लिखोगे कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है मुख्तलिफ किस्म के कलर्ड मेटल आयंस का, जिसमें कॉपर, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट, क्रोमियम वगैरह शामिल होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स के कैटाइंस वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मेटल आयंस, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मेटल आयंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बोरेक्स बी टेस्ट फॉर मेटल आयंस, जिसमें आपकी बुक में बाकायदा तौर पर रिएक्शन भी है कॉपर वाला, मेटल आयंस। और जब आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने बाकायदा तौर पर हेडिंग बनानी है पहले इसके प्रोसीजर की। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, ख़बरदार है, मैं ही लिखना शुरू कर दिया। प्रोसीजर में बाकायदा तौर पर लिखना है कि मेक अ लूप ऑफ प्लाटिनम वायर, जिस तरह मैंने अपने लेक्चर में, अगर आप लोगों ने वो देखा हो, बाकायदा पॉइंट्स देखे थे। चैप्टर 3 को हमने क्लास में पढ़ाया था, चैप्टर 4 के अंदर मैंने अलबत्ता ऑनलाइन पढ़ा था जी, याद आ गया मुझे। प्रोसीजर के अंदर प्लाटिनम वायर का लूप बनाना है, प्लाटिनम वायर का लूप बनाने के बाद उसके ऊपर बोरेक्स पाउडर रखना है और उसको हीट करना है, वो स्वेल होकर के मेल्ट हो जाएगा, ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो है वो किसी भी मेटल आयन के ऑक्साइड को रखकर दोबारा हीट करेंगे तो कलर्ड बीड्स देखने को मिलेंगे। तो कलर ऑफ द बीड विल टेल अस अबाउट द मेटल आयन, कि अगर आयरन है तो ग्रीन, अगर कॉपर है तो हमारे पास जो है वो ब्लूइश कलर और इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स देखने को मिलेंगे। जब आपने ये लिख लेना है तो आपने प्रोसीजर के अंदर केमिस्ट्री की हेडिंग भी बनानी है। प्रोसीजर ये सारा जो मैंने बोला वो लिखने के बाद केमिस्ट्री के अंदर आप रिएक्शंस लिखेंगे, या केमिस्ट्री की हेडिंग बना लो या रिएक्शन की हेडिंग बना लो। तो आपने क्या लिखना है कि जगह है, बिल्कुल है, Na2B4O7.10H2O, इसको नहीं भूलना, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा Na2B4O7, B4O7, ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हीट करने पर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल गए। अब फर्दर हीट ने क्या करना है, ये जो Na2B4O7 है, इसको जब हीट हम कंटिन्यूसली करते रहे, इस वक्त यूँ समझ लें ग्लासी मैस में कन्वर्ट हो चुका है, इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड बनाएगा B2O3 के नाम से, जिसको कहते हैं। ये नाम लाजमी लिखने आप लोगों ने। ये हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट लिख देना, ऊपर बोरेक्स था, नीचे सोडियम टेट्राबोरेट, या डिहाइड्रेटेड सोडियम टेट्राबोरेट या डिहाइड्रेटेड बोरेक्स भी लिखा जा सकता है। डिहाइड्रेटेड को जब हम हीट करेंगे तो ये बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। इस बोरिक एनहाइड्राइड का बाकी सारा काम है। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड को लाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है इस बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 से, रट्टा ही है यार, मैं क्या कहूँ इसका। तो कॉपर क्यूप्रिक बोरेट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है CuBO2 ट्वाइस। कंपाउंड्स के नाम लाजमी लिख रहे हैं आप लोगों ने। आपने क्या लिखना है कि ये हमारे पास क्यूप्रिक मेटल बोरेट बना है, यानी कि इसको क्यूप्रिक बोरेट का नाम देंगे, क्यूप्रिक बोरेट नाम लाजमी लिखिएगा और इसका कलर भी लिखिएगा। ये जो क्यूप्रिक बोरेट है ये ब्लू कलर के बीड की शक्ल में देखने को मिलेगा। किस कलर में? ब्लू कलर के बीड की शक्ल में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं और ये मेटल आयंस को डिटेक्ट करता है। आप कह सकते हैं कि क्रोमियम आयन हो गया, आयरन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इन जैसे आयंस को, कोबाल्ट वगैरह को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है, जिसको बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन क्यों है, रिएक्शंस की बात हो गई, बोरेक्स के यूजेस हो गए, बोरेक्स बीड टेस्ट की केमिस्ट्री हो गई, कोई पिक्चर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द बोरिक एसिड भी बता दिया, 100 पर, फिर 140 पर, फिर रेड हॉट टेम्परेचर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शंस ऑफ एलुमिनियम और यूजेस आप लोगों ने याद करने, रट्टे वाली चीज़ें हैं। हाँ, मोनोबेसिक एसिड के तौर पर एक्ट क्यों करता है, फॉर्मूला देखें। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ H3PO4 को देखें तो ये हमारे पास प्रोड्यूस करता है 3 हाइड्रोजन आयंस और एक साथ में फॉस्फेट आयन। तो बेटा H3PO4 तो ट्राई बेसिक एसिड है, 3 H+ आयन प्रोड्यूस करने वाला क्या जाता है, ट्राई बेसिक एसिड। तो आपने पहले बताना है
कि ट्राई बेसिक एसिड का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ 3 हाइड्रोजन आयंस। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ 1 हाइड्रोजन आयन। व्हाई इट इज हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम्स बट इट इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। रीजन क्या है कि 3 हाइड्रोजन एटम्स होने के बावजूद ये मोनोबेसिक एसिड क्यों है, तो उसका आप बकायदा रिएक्शन के साथ लॉजिक देंगे कि H3BO3 को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि ये बोरॉन का टेट्राहाइड्रोक्सी एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते होंगे इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पर जो है वो मैंने BOH4 बना के दिया है, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है आप यहाँ से हटा कर इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी बना सकते हैं। ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा और साथ में एक H+ आयन प्रोड्यूस होगा। और मज़ेदार बात क्या है, ये एक H+ आयन बोरिक एसिड में से नहीं आता, ये एक H+ आयन एक्चुअली वाटर का होता है, लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सवाल ये है ये कितने H+ आयन प्रोड्यूस करने की शक्ति रखता है। तो आपके सामने देखें 1 H+ आयन की प्रोडक्शन की बुनियाद पर इसको बोला जाएगा मोनो बेसिक एसिड, और आपने कहना है कि इट इज़ अ वीक एसिड, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन के हवाले से कंजूसी शो करता है। और वैसे भी ये हाइड्रोजन आयन मैं आपको बता दूं इसमें से नहीं आता, इसमें से आता है। तो ये वाटर के साथ मिलकर के ये टेट्राहाइड्रोक्सी बोरेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये रहा टेट्राहाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स के साथ एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये एक हाइड्रोजन आयन की जो प्रोडक्शन है इस चीज़ की इंडिकेशन है कि भाई ये मोनोबेसिक एसिड के तौर पर। तो पहले आपने मोनोबेसिक एसिड का बताना है कि क्या होता है मोनोबेसिक एसिड, कितने H+ आयन प्रोड्यूस करने वाला मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। और आप कहेंगे H3PO3 की एग्जांपल एडिशनल दे सकते हैं कि 3 H+ आयन प्रोड्यूस करने की बेस पर ये मोनोबेसिक एसिड है, या H2SO4 की डाइबेसिक एसिड की एग्जांपल दे दीजिएगा। इसके बाद फिर आपने लिखना है कि भाई ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इसके अपने ही फंडे हैं, अपने ही काम है, फंडे नहीं लिखना पेपर में, ठीक है, वैसे कह रहा हूँ। और ये हमारे पास टेट्राहाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स और एक H+ आयन प्रोड्यूस करने की बेस पर कहलाता है मोनोबेसिक एसिड। पहले पढ़िए बात, इस पोर्शन में ज़्यादातर रटा था, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट्स आप लोगों ने क्लास में पढ़े होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना का इंपॉर्टेंट है, इतना का इंपॉर्टेंट है, इतना का इंपॉर्टेंट है कि 110% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये पेपर के अंदर आएगा। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट माय दिस वीडियो लेक्चर, एंड इंशाल्लाह अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो मैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 पर बनाऊंगा, और चैप्टर नंबर 6 आपके सिर्फ 3 चैप्टर्स रह गए और उनके बहुत जल्द वेरी सून आपको लेक्चर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखते हुए तैयारी करें बेटा, मेहनत करें। बोर्ड के पास पेपर्स भी आपको बता दिए गए, लेक्चर्स भी आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, आप लोगों के पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे, आपके पास बुक्स भी अवेलेबल होंगी। सिर्फ इस वक्त एक चीज ये में रख लें कि ये टिका के लगाया हुआ 1 महीना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तुम्हारा फ्यूचर बदल सकता है। और इंशाल्लाह ताला आगे आप सब लोगों से एंटीडस्ट की क्लास में भी ग्रिप इंस्टीट्यूट में मुलाकात ज़रूर होनी है। एज यू नो कि वी आर हैविंग ए जॉइंट वेंचर ऑफ सेडे कॉलेज विद ग्रिप इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग टू MD-CAT। तो जनाब बंदा ना चीज़ आपको और आपके फ्यूचर को संवारने के लिए हमेशा कोशिश करता रहेगा, और मेरी कोशिशों को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। सेडे कॉलेज की तरफ से की गई एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बिकॉज इन इदारों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ तुम लोगों का फ्यूचर है। और बेटे कल को आप लोगों की तरफ से हमें ढेर सारी दुआएं मिलनी है इंशाल्लाह ताला। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।